हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास है एलएन मेजर टेस्ट सीरीज का नीट 2026 के लिए मेजर टेस्ट 2 का पेपर, जो कि मैं अभी कल लेकर आया हूं और उसी टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स पोर्शन की कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 तक की किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज किया गया था, क्या की पॉइंट यूज किया गया था, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए आने वाले टेस्ट में। तो भाई लोग, पिछले वीडियो में जो मैंने फिजिक्स का सॉल्यूशन दिया था उसमें तो मैंने शॉर्टली बता दिया था कि क्या फार्मूला यूज होगा। इसमें मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पिछली बार आपने रिस्पांस काफी अच्छा दिया था और आप लोगों ने शेयर भी किया था, कमेंट भी किया था, एंड जिससे मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं इस बार भी आप लोग खूब कमेंट करें और शेयर भी करें वीडियो को। टोटल 9 घंटे लगे मुझे पूरा सोल्यूशन बनाने में। मैं खुद समझाऊं जो टॉपिक मेरा वीक था। एंड कितने पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 पढ़ने में भरा हूं आप लोगों के लिए, एंड हाँ मेरे लिए भी। बाकी बात करते हैं सोल्यूशन की। तो फिजिक्स का क्लास 12 सेक्शन है, मेजर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे मैं पेपर ना ही दिखाऊं तो ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए था कि जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है उसमें R1/R2 इक्वल टू L1/L2 होता है। एंड पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 1 मीटर की होती है। बाकी जो सोल्यूशन मैंने किया है उसको आप देख लीजिए, ताकि सोल्यूशन मैंने किया है उसको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन देख लें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, और जिससे समय ज़्यादा ना लगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें जीनर ब्रेकडाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें जीनर डायोड सिर्फ ऑन है या ऑफ है ये भी चेक करना पड़ जाता। एंड अगर ऑन होगा देन जीनर से करंट कुछ पास होगा, लेकिन अगर जीनर डायोड ऑफ है देन करंट कोई भी पास नहीं होता है। एंड इसको चेक कैसे कर सकते हैं? चेक तभी करना होता है जब अगर ऑप्शन में आपको जीनर डायोड का करंट 0 भी मिल जाए। अगर 0 मिल रहा है ऑप्शन में तो मतलब हो सकता है कि वो ऑफ हो। अगर 0 नहीं मिल रहा है देन ऑफकोर्स वो ऑन ही होगा। तो अगर 0 मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि ऑप्शन में था, यहाँ पे ऑप्शन में 0 मिल रहा था, यानी कि हो सकता है कि ऑफ हो। एंड हमने चेक किया तो ऑफ निकला भी। कैसे चेक करना है? तो मान लो कि जीनर डायोड वहां पर है ही नहीं, क्या अज्यूम कर लेना है? यहाँ पे जो जीनर डायोड है आपको अज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे जीनर डायोड है नहीं। तब जाके आपको वहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि जो लोड रेजिस्टेंस है उस पर कितना वोल्टेज निकल रहा है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस 2 1 3 ओम हो जाएगा, एंड I इक्वल टू V/R हो जाएगा। एंड V 8 वोल्ट है, देन वहाँ से हम निकालेंगे तो जो लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज आता है वो 5.33 वोल्ट आता है, जो कि जीनर के वोल्टेज से कम है, यानी कि जीनर ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ होगा इस टाइम पर जब 8 वोल्ट हमने पोटेंशियल लगाया होगा। देन वहाँ पे जो जीनर से करंट जाएगा वो कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, I इक्वल टू 0। एंड पहले ही इतना ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका नंबर 4 हो जाएगा। ये मेरा गलत हुआ था। हाँ, जिसको लग रहा है कि थोड़ा सा धीमे धीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप 2x पे कर लीजिए एंड सोल्यूशन जरूर देखिए, मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर एसी वोल्टेज में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करता है एंड रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है। तो सिंपल इसी के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था। जब फॉरवर्ड में फ्लो करेगा देन D1 से करंट जाएगा, जब रिवर्स में चलेगा देन D2 से करंट जाएगा। एंड जैसा कि इसमें दिया गया है कि जो बैरियर वोल्टेज है D1 का, D1 0.3 वोल्टेज खा रहा है, यानी कि कम वोल्टेज खा रहा है, जबकि D2 0.7 वोल्टेज खा रहा है। जब D1 कम खाएगा देन इस लोड रेजिस्टेंस पे ज़्यादा वोल्टेज जो है ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे कम ड्रॉप हो रहा है, सर्किट में तो उतना ही ड्रॉप होना है। देन इससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सो ये रहा सोल्यूशन। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई हर एक बंदे का, मैं हर एक स्टूडेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं नहीं करूँगा तो कोई और भी कर देगा, और भी आप जैसे लोग भी हैं जो दूसरों को हेल्प करते हैं रिप्लाई करके। सो सोल्यूशन आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, जो बी ऑप्शन है उसका सोल्यूशन कैसे करना है। ID1 R लोड रेजिस्टेंस एंड V/IR से बेसिकली करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सोल्यूशन। आप वीडियो को रोक करके भी देख लीजिए, मैंने पूरा सोल्यूशन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड नीट में इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो फाई होता है, यानी कि जो एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। एंड अगर प्रिंसिपल की अगर हम बात करें देन करंट कैरिंग कॉइल जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टार्क लगता है बिना साइन थीटा, बिना साइन फाई, मतलब कि NIB यानी कि BINA। साइन फाई क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंड यहाँ पे टॉर्क जो लगता है NIAB लगता है। एंड यहीं पर स्प्रिंग से बंधा हुआ होता है ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देन स्प्रिंग का जो टॉर्क लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है, वो K थीटा लगता है। इक्विलिब्रियम पे जो स्प्रिंग का टॉर्क है K थीटा बराबर NIAB हो जाता है। एंड वहाँ से
आई बराबर के अपन एन ए बी इंटू थीटा, एंड के अपन एन ए बी इंटू थीटा ही के अपन एन ए बी क्या होता है, सी होता है, एंड सी को क्या कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं, यानी कि सी इजिकल टू आई बाई थीटा भी होता है, इजिकल टू के बाई एन ए बी होता है। यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ फिगर ऑफ मेरिट की एम्पियर पर डिवीजन होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सेंसिटिविटी की बात करें तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, और थीटा अपान आई होता है, जहाँ पे थीटा ये क्या है, थीटा डिफ्लेक्शन है, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है और निडल का, लेकिन फाई क्या है, फाई एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक एंड फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाई वी होता है, एंड वी बराबर आई आर से आई एस बाई आर कर सकते हैं, थीटा बाई आई करंट सेंसिटिविटी होती है। तो गैल्वेनोमीटर में शंट जोड़ते हैं एंड वोल्ट मीटर में लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये अगर इतना पता होगा देन आपको क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा आपके सामने, और स्लोप आपको ग्राफ से निकाल लेना था। स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है, स्लोप निकाल लेंगे, उसके बाद पुट करेंगे वैल्यू, देन आ जाएगा। अगर आप मतलब सॉल्व कर रहे हैं भाई, सिर्फ मेरे सोल्यूशन बताने से आपको नहीं आ जाएगा, मैं तो दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है देन बिल्कुल देख लीजिए, एंड फार्मूला आप जरूर देख लीजिए हर क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें लेंस फार्मूला आपको पता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, एंड एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं, यानी कि 2f फोकस पे रखते हैं, देन वो नेक्स्ट f मतलब कि C1 पे रखेंगे तो C2 पे बनता है, यानी कि जो होता है अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है देन इमेज भी 2f पे बनता है। तो इससे भी आप कर सकते थे। बाकी लेंस फार्मूला आपको पता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका तो डेल्टा एफ अपान एफ स्क्वायर इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा वी स्क्वायर, डेल्टा वी अपान वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर। एंड इस क्वेश्चन में लेंस का जो है फोकल लेंथ निकालना तो आसान है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन जो एरर है बहुत तो मतलब कि बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया था। एरर कैसे निकलेगा, यहाँ पर एरर निकलता है कि डेल्टा एफ, आपने फार्मूला देखा एरर फार्मूला, डेल्टा एफ इजिकल टू डेल्टा एफ अपान एफ स्क्वायर इजिकल टू डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर। तो डेल्टा यू क्या है, डेल्टा वी एंड डेल्टा यू क्या है, जो है लीस्ट काउंट है, यानी कि जो मैक्सिमम एरर हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है, जो लीस्ट काउंट होगा, जो हम जब मेजरमेंट करते हैं प्रैक्टिकल में, तो हम यहाँ पर मीटर स्केल यूज करते हैं। मीटर स्केल का सबसे छोटा डिवीजन ही उसका लीस्ट काउंट होता है, एंड मैक्सिमम एरर उतनी ही हो सकती है, एंड वो जो कि अपना 1 मिलीमीटर होता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर होता है। देन जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, आपको पता है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गई है, एंड ये दोनों 20-20 हैं, तो जब सॉल्व करते हैं देन जो एरर आता है वो प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर आता है। देन एलन में फाइनल आंसर क्या दिया गया है, 0.05 सेंटीमीटर, ये तो हमारा आंसर है, या फिर हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर, तब भी सही है। लेकिन ऑप्शन जो एलन ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 2 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 को सेंटीमीटर में दिया है, जो कि गलत है, 0.05 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यहीं अगर बताऊं तो आंसर की जो है जो एलन की, वहाँ पे 0.05 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली मिस्टेक है, एंड मेरा आंसर तो यही जा रहा है। और आपने सॉल्व किया है कि नहीं, आपने ये मिस्टेक देखी थी कि नहीं देखी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड आपको क्या लगा कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 था, तो यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर दिया गया, जबकि 0.05 सेंटीमीटर होना चाहिए। आंसर की आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको डेल्टा वी और डेल्टा यू की जो वैल्यू लिया है, इसने 1 सेंटीमीटर लिया है, जो कि 1 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ठीक है, इसने 0.5 सेंटीमीटर निकाला, 1 सेंटीमीटर रखेगा तो 0.5 आएगा, सही बात है। लेकिन फिर क्या दे दिया इसने, मेजर फोकल लेंथ 10 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखिए 0.05 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है, आंसर की गलत है, और जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ये ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में भी गलत है, मैंने इसको टैग कर दिया है, मतलब कि डाउट भेज दिया है एलन वेबसाइट पर, DLP करेक्शंस पर, और जीमेल कर दिया है। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या आंसर लगा, या फिर मुझसे ही कोई त्रुटि हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एंड ये बताना जरूर कि आपको पता चला था ये डाउट कि नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो प्रिज्म का बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। प्रिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो होता है कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2 होता है, ये R1 एंड ये R2। उसके बाद डेविएशन क्या होता है, I1 माइनस R1, ये डेविएशन 1 हो गया। डेविएशन 2 क्या होगा, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2 डेविएशन 2 हो गया, एंड टोटल डेविएशन D1 प्लस D2 हो जाएगा, एंड D1 प्लस D2 I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, देन I1 प्लस I2 माइनस A हो जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, एंड म्यू इक्वल टू साइन इंटू डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2 अपान साइन A बाई 2 होता है।
और मिनिमम डेविएशन के केस में I1 बराबर I2 बराबर I मिनिमम इजिकल टू डेल्टा m प्लस a/2 हो जाता है एंड R1 बराबर R2 a/2 होता है। बाकी ये फार्मूले आप एक बार देख लीजिए एंड यहाँ से जब हम स्मॉल एंगल के लिए देखते हैं साइन थीटा थीटा हो जाता है, देन म्यू इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपन a/2। तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू निकल कर आती है, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1 होता है एंड म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्या होता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो उस क्वेश्चन की हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि क्या आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन की सोल्यूशन की बात करें, देन डेल्टा मिनिमम आपको दिया गया था, ग्राफ से आप देख सकते हैं 37 डिग्री। आपको दिखा देता हूँ मैं ग्राफ। डेल्टा मिनिमम ये है आपको 37 डिग्री। दूसरी चीज आई मिनिमम, जो कि मिनिमम डेविएशन कब हो रहा है, ये आई मिनिमम हो गया। तीसरी चीज I1 40 डिग्री है एंड ये I2 हमको फाइंड करना है। तो वैल्यू आप ग्राफ से निकालनी थी आपको। उसके बाद डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आप निकाल देंगे, दैट इज 55 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर डेविएशन कितना है, 55 डिग्री इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस a एंड आंसर क्या आएगा 66 डिग्री। तो क्वेश्चन ये आपका बना था कि नहीं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपने कभी सॉल्व किया है तभी बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। बाकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पता होना चाहिए V बराबर IR का स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस ही होता है। डायोड की क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइस है तो नॉन लीनियर कर्व आता है। इसका नी वोल्टेज 0.7, सिलिकॉन के लिए बात करें तो नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है एंड कंडक्ट जो करंट जो कंडक्शन करता है एक ही डायरेक्शन में करता है, फॉरवर्ड बायस में लगा होता है, नहीं तो नहीं करता है। एलईडी की बात करें, नी वोल्टेज 1.8 वोल्ट होता है, नॉन ओहमिक डिवाइस है तो नॉन लीनियर कर्व इसका भी आएगा। ग्लो प्रोड्यूस करता है यानी कि लाइट प्रोड्यूस करता है। एंड रजिस्टर्स की बात कर देते हैं। आर सर्किट की बात करें, देन करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इंडक्टर की बात करें एल सर्किट, तो इसमें जो है वोल्टेज लीड करता है यानी कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री एंगल से आगे होता है, भाई फेज डिफरेंस 90 डिग्री। कैपेसिटर की बात करें, देन सी सर्किट बोलते हैं। सी सर्किट में क्या होता है, तो सी सर्किट की बात करें तो वोल्टेज लैग करता है यानी कि करंट इसमें आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। क्या होता है इसमें, वोल्टेज पीछे होता है। आप तो एक ही याद रखो कि करंट इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है 90 से, कैपेसिटर वाले सी सर्किट में वोल्टेज पीछे होता है 90 से। अब वोल्टेज पीछे है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि अगर वोल्टेज पीछे है तो करंट आगे होगा। और कैपेसिटर जो है डीसी में काम नहीं करता क्योंकि एक बार फुल चार्ज हो गया देन कोई करंट दोबारा फ्लो नहीं होगा। एसी में क्या होता है, चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए एसी में काम करता है, डीसी में नहीं यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको टार्क इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, पी साइन थीटा, ये पता होना चाहिए। टार्क मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मैक्सिमम साइन 90 पर होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है यानी कि पीई हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। पी क्या डायपोल मूवमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड हाँ, सोल्यूशन अगर बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत मेहनत हुई इस सोल्यूशन पे, तो वीडियो में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड कि हाँ भाई सोल्यूशन सच में बढ़िया था। और कुछ डाउट हो देन कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर पूछिए, मैं पर्सनली सबका डाउट हैंडल करता हूँ एंड किसी का डाउट आपको अगर आंसर पता है देन आप भी उसको रिप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि पिछली बार आपने काफ़ी प्यार दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन टू चार्ज स्फीयर आर इन कांटेक्ट देन फाइनली देयर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल। जब दो चार्ज स्फीयर को हम फाइनली कांटेक्ट करते हैं देन उनका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। एंड फार्मूला आपको ये इतने फार्मूला जो पता होना चाहिए, दैट इज एफ बराबर क्यू ई एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू भी होता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर होता है। एंड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा, क्योंकि जब u को आप q से डिवाइड करेंगे देन के क्यू बाई आर आएगा, ठीक। या बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो मैं बता दिया एक्स्ट्रा फार्मूले। बाकी के क्यू वन बाई आर वन बराबर के क्यू टू बाई आर टू करेंगे देन रेशियो आपका आ जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हेन वी डिवाइड अ नंबर, जब हम किसी इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल बेस है कि जब कोई नंबर है जैसे कि 10 है, 20 है, 25 है, उनको दो नंबर में डिवाइड करना है। जैसे कि 10 को तोड़ना है तो 5 में तोड़ दिया तो 5 × 5 या 25 जो कि मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आपको 6 और 4 में तोड़ेंगे तो 6 4 या 20 ही होगा, यानी कि मैक्सिमम तब आते हैं जब वो नंबर सेम होते हैं, जब किसी नंबर को आप तोड़ रहे हैं। तो उसी तरह क्यू को जब तोड़ेंगे Q1 Q2 आपको मैक्सिमम चाहिए, Q1 Q2 मैक्सिमम चाहिए, देन Q को बराबर पार्ट में तोड़ दीजिए, बस इतना ही मतलब है, यानी कि Q डैश इक्वल टू Q/2 हो जाएगा एंड आंसर ये वाला आएगा। एंड सोल्यूशन तो मैंने किया ही है, वीडियो को पास करके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड परेशानी आपको होगी। क्वेश्चन नंबर 11, ये बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें हॉलो स्फीयर अगर दिया गया है तो चार्ज होता है सरफेस पर होता है, देन पोटेंशियल अंदर की अगर ए पॉइंट की बात करें के क्यू बाई आर
पोटेंशियल एट पॉइंट बी KQ बाई कैपिटल आर। पोटेंशियल एट पॉइंट सी, जो सरफेस का पोटेंशियल होता है पूरे अंदर पोटेंशियल सेम होता है। जब पोटेंशियल सेम होता है इसलिए हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यानी कि VC एंड सब जगह क्या हो KQ बाई आर, सेंटर पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है अपना पोटेंशियल। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत लिख गया हूँ, सेंटर पे जीरो नहीं होता है, सेंटर पर भी कांस्टेंट ही रहता है, दैट इज KQ बाई आर रहता है, जो कि सरफेस पे रहता है। जब सॉलिड स्फीयर की बात करें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो चार्ज जो है अंदर इसके डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं स्फीयर के, देन बाहर तो KQ बाई स्मॉल होता है, KQ बाई स्मॉल आर होता है A पर, एंड V पॉइंट पर क्या होता है, यानी कि सरफेस पे KQ बाई कैपिटल आर। C यानी कि अंदर पॉइंट क्या होता है, KQ इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एंड इसी से V नॉट, यानी कि जब सेंटर पे जाएंगे देन स्मॉल r को आप जीरो कर देंगे, देन यहाँ से 3/2 KQ बाई आर आता है, जो कि पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस हो जाता है। एंड इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है, ये जो है अपना सरफेस पर है पोटेंशियल, एंड ये जो है सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है 3/2 KQ बाई आर, एंड कुछ ग्राफ इस तरह से आता है। तो बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, देन V इक्वल टू KQ बाई कैपिटल आर, एंड बाहर जा रहे हैं चूंकि हॉलो स्फीयर है तो V इक्वल टू KQ बाई 2r कर देंगे, देन आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट। ये तो इजी था, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देन हीट की अगर हम बात करें, H बराबर PT होता है, P बराबर हीट, H क्या है, हीट, P पावर है, T टाइम है, P बराबर W बाई T, P बराबर I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। तो P की जगह वैल्यू रख देंगे, हीट की वैल्यू आ जाएगी H इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T, एंड सिंपल क्वेश्चन 6000 जूल। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर होता है, कोई सेल है एंड इसमें स्मॉल आर इसका रेजिस्टेंट है, तो ये VTP ये A एंड B, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू E माइनस का IR होता है। क्या होता है, E माइनस का IR होता है। एंड यहाँ से आप जब देख रहे हैं कि VA इज इक्वल टू 0 दिया है, देन E बराबर IR1 हो जाएगा। KVL लगाएंगे आप लूप में, जो कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस लूप में आप KVL लगाएंगे, देन आपको सॉल्व करने पे मिलेगा R2 इक्वल टू R1 माइनस R2, एंड सोल्यूशन मैंने किया है, आप ध्यान से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर डिलीवर टू लोड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम कब होता है, जब लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कब मैक्सिमम होता है, जब लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए जब लोड रेजिस्टेंस, तब जाके पावर जो लोड पे सप्लाई होता है वो मैक्सिमम होता है। ये बात अगर आपको याद होगी, देन लोड रेजिस्टेंस तो ये है, बाकी जो जितना कॉम्बिनेशन बचा हम उसको क्या मान लेंगे, हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेंगे। एंड ये हमारी बैटरी लगी हुई है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब आपको 5 रेजिस्टेंस दिखे, देन आपको व्हीट स्टोन ब्रिज बनाने का ट्राई करना चाहिए था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो व्हीट स्टोन ब्रिज ही होता है। देन 5 रेजिस्टेंस थे, देन ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। एंड सॉल्व करेंगे तो ये 10 ओम तो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 ओम, 12 6 18 ओम, एंड 9 और 18 ओम का जब आप पैरेलल में कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये 6 ओम आएंगे, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 करके। अब 6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, देन वेरिएबल रेजिस्टेंस भी 6 ओम का होना चाहिए, किसके लिए, मैक्सिमम पावर डिलीवर के लिए। देन आंसर क्या जाएगा, 6 ओम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपका सॉल्व हो गया, 6 ओम आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन था और दिखाता हूं आपको। तो यहां पर आपको ये तो बस एक वायर ही है ना, मतलब कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इन दोनों को पैरेलल में, इन दोनों को पैरेलल में, फिर 2 2 ओम आ गए, 6 और 3 ओम का पैरेलल क्या होगा 2 ओम, एंड 2 2 ओम का सीरीज क्या होगा 4 ओम। देन करंट क्या होगा, I इक्वल टू V बाई R, 2 एम्पियर करंट आ गया। फिर I1 I यहाँ से निकला, एंड एंड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए कि जब 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम है, 8 वोल्ट है, देन बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा 4 वोल्ट। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, देन इसीलिए इस पे भी 4 वोल्ट आएगा, इस पे भी 4 वोल्ट डिफरेंस होगा, इस पे भी 4 वोल्ट, इस पे भी 4 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ से I इक्वल टू V बाई R करके करंट आप निकाल लेंगे। I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है, I4। अब यहाँ से देखें I1 जा रहा है, I3 बट गया, IA बट गया, ठीक है, यहाँ पे I एम्पियर मैंने लिखा है।
देन I1 इजिकल टू IA प्लस I3 एंड 2/3 है I1, IA हमको पता करना है इजिकल टू 4/3। अब चूंकि IA की वैल्यू निगेटिव में आ रही तो मैंने डायरेक्शन जो है x से y लिया है, देन निगेटिव आने का मतलब डायरेक्शन y से x जाएगा, करंट y से x जाएगी, कितनी जाएगी 2/3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा मैं धीमे बोल रहा हूँ ताकि सभी को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए एंड आपको थोड़ा फास्ट कर लीजिए वीडियो अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है। बाकी ये ग्राफ की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 16 में जो पूछा गया था, ये एनसीईआरटी के ग्राफ हैं। ये ग्राफ मत लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएबल कर दिया। लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का ग्राफ, किसके लिए, एलओए के लिए, नाइक्रोम के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। एंड ये ग्राफ जो होता है कि लगभग लीनियर जाता है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का इंक्रीज होता है। तो लीनियर होता है मेटल के लिए, बेसिकली कॉपर के लिए, नीट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एंड इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन रजिस्टिविटी बढ़ती है, यहाँ पे बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर है जिसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि अल्फा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं देन रजिस्टिविटी घट रही है, तो ये क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। सो सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ पूछा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल रेजिस्टेंस के लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है 4πε0 mr होता है। अगर वैक्यूम है देन ε0 r हो जाएगा, एयर है ε0 r हो जाएगा, लेकिन अगर मीडियम है तो ε0 mr हो जाएगा, εmr हो जाएगा। एंड एप्सिलॉन रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाता है। देन EM की वैल्यू E0 ER यहाँ से पुट कर सकते हैं आप। ये फैक्ट अगर आपको याद होगा फार्मूला, देन आप क्वेश्चन बना लेंगे। जब आउटर स्फीयर अर्थ कर देते हैं देन कैपेसिटेंस जो होता है 4πε0a जो कि स्मॉल स्फीयर का रेडियस है इंटू b आउटर स्फीयर का रेडियस है अपॉन b माइनस ए। इनर स्फीयर को अगर अर्थिंग करें हैं देन 4πε0b स्क्वायर यानी कि आउटर स्फीयर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर अपॉन b माइनस ए। ये फार्मूला याद होना चाहिए, c इक्वल टू 4πε0ab अपॉन b माइनस ए। क्वेश्चन में क्या था, आउटर स्फीयर को अर्थ किया है, किसको अर्थ किया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, आउटर सेल अर्थ किया। ठीक है, तो यहाँ से 4πε0ab अपॉन b माइनस से फार्मूला लग जाएगा एंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इसके लिए तो मेरे पास एक ट्रिक है, आपको बता देता हूँ। कैपेसिटेंस की जगह रेजिस्टेंस हो देन V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकाल देंगे। कैपेसिटेंस है देन V1/C1 करके निकाल देंगे। इसको V1 मान लीजिए, इसको C1 मान लीजिए, ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा आपका, सॉरी ये V1 हो गया, ये C हो गया। देन V1/C1 10/2 बराबर 10/2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये 5 वोल्ट है एंड उसके बाद एक बैटरी और लगा दिया देन जिससे यहाँ पे पोटेंशियल जो हो गया 10 वोल्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन इसकी वजह से भी बन जाता है। उसके बाद 10/2 एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल 0 है 0/2 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आंसर इजीली आपको आ जाएगा 20/3 वोल्ट। एंड इसका जो डिटेल्ड मेथड होता है, यहाँ पे हम करंट टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 0 मान लेते हैं। I इक्वल टू डेल्टा V/R, डेल्टा I2 इक्वल टू डेल्टा V2/R2, इस तरह से सॉल्व करना होता है। एंड कैपेसिटेंस है देन Q बराबर CV, चार्ज कंजर्वेशन तब लगाना पड़ता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0 करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो फ्लक्स डेंसिटी है उसी को मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन क्या है, BC मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। अगर n टर्न की कोई करंट कैरिंग कॉइल है, क्लॉकवाइज घूमता है तो जो है क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है। एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमता है देन मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बाहर की तरफ निकलती है। बाकी जो हमें तो इससे मतलब था BC इक्वल टू म्यू नॉट NI/2R होता है। करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे म्यू नॉट NI/2R होता है। देन वैल्यू रखेंगे, फार्मूला में आंसर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें देन फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B होता है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। फर्स्ट वेक्टर की तरफ आप यानी कि वेलोसिटी, फर्स्ट वेक्टर क्या वेलोसिटी वेक्टर, उसकी तरफ फोर फिंगर रखेंगे एंड जिस तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे उस तरफ कर्ल करेंगे। जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या बताता है, ये वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, बराबर Q इंटू V क्रॉस B साइन थीटा, Q इक्वल टू Q बराबर Q V B साइन थीटा।
हाँ, इसमें डायरेक्शन कैसे पता करना है आपको बता देता हूँ। ये आई कैप है एंड ये फोर्स आपको बता रहा है जे कैप में है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको पता है आई क्रॉस जे के कैप, के क्रॉस आई जे कैप, जे क्रॉस के आई कैप होता है, ठीक है। बट आपको ये भी पता है जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है। तो यहाँ पर हमें जे कैप आंसर लाना है एंड आई क्रॉस कुछ करना है, यानी कि जे कैप आंसर लाना है, देन आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, तो आई क्रॉस माइनस के करेंगे यानी उल्टा जाएंगे, आई क्रॉस माइनस के तब जे आएगा, यानी कि बी क्या होगा, माइनस के कैप होगा, यानी कि माइनस ऑफ जेड डायरेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए एंड कुछ डाउट ना भी हो तो कम से कम थैंक्स लिखने का कमेंट कीजिए या फिर कुछ भी कमेंट कीजिए। एंड हाँ, अगर मेहनत वो आपको अच्छी लग रही हो देन अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट जरूर कीजिए वीडियो। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब वायर होता है कि इसका फाइनाइट लेंथ का, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या होती है, बीपी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये थीटा 1 ये थीटा 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द वायर, ठीक है। देन यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे, थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि L/2 अपान एक्स, L/2 अपान एक्स हो जाएगा। एंड वैल्यू आप रख के एक बार पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, देन आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट अगर आपको फार्मूला याद है देन क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है कैपिटल एम इजिकल टू स्मॉल एम इंटू एल। स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ को बताता है एंड पोल स्ट्रेंथ जो है ओनली डिपेंड करता है किसको, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जो बार मैग्नेट है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि ये बार मैग्नेट अगर आपने इसको ऐसे काट दिया देन क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया, देन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा, यानी कि m/2 हो जाएगा। एंड कैपिटल एम इजिकल टू स्मॉल m/2 हो गया इंटू एल, यानी कि स्मॉल ml/2 हो गया, यानी कि m डैश आ जाएगा, यहाँ पे m/2 होगा। ये तो मैं नॉर्मल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट क्वेश्चन में कुछ अलग ही पूछा गया है। इसमें एक और पॉइंट आता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड अगर इसी बार मैग्नेट को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, टाइम पीरियड होता है 2π√I/mb आता है। एंड अगर हम इसको लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनली ना कट करके पैरेलली कट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलरली कट करते हैं, देन क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, स्मॉल m सेम हो जाएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल m सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा। हाँ, बट हमारे जो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था इसमें लेंथ को डिवाइड किया गया था, यानी कि उसको लेंथ को अलग अलग पार्ट में काटा गया था, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था, यानी कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा देन पोल स्ट्रेंथ सेम होगा। जैसे मैंने बताया पोल स्ट्रेंथ सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि रेशियो अलग अलग आएगा, क्योंकि L का जो है L1 L2 अलग अलग हैं, तो बिल्कुल M1 क्या होगा, M1:M2 2:1 होगा बिल्कुल, बट पोल स्ट्रेंथ सेम होगा, स्मॉल m सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मैग्नेटिक शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग का जो है कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि ये यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट कॉस्टली इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो खराब हो सकते हैं, उन्हें बचाने के लिए मैग्नेटिक शील्डिंग यूज करते हैं। इसमें ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कि हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के होते हैं, बिकॉज दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड पास थ्रू देम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर सीधे सीधे जा रही थी बेचारी, इसने कहा कि आओ इधर से आओ, खींच के ले गया, मतलब कि बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी, यहाँ पे जो जा रही थी इसके जो यहाँ जा रही थी उसको भी इसने ऐसे कर लिया, तो कुछ इस तरह से अपने पास बुला लेता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, बीच में भी नहीं जाने देगा, किनारे भी नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे हम कोई भी सामान रखेंगे उससे मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एंड सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का एक जो है मटेरियल है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें देन बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा गया था। एंड यहाँ पे फैराडेज लॉ यूज होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाई बाई डी टी एंड फाई इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स भाई वी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, एरिया तो सेम है, देन डी बी बाई डी टी हो जाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, क्योंकि फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है। वैल्यू पुट करिए, मैं तो सब कुछ लिख दिया हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। केस 1 क्या होता है कि जब इनसाइड द सिलेंडर के अंदर जब हम रहते हैं, r लेस देन r रहते हैं, देन लूप का सर्कमफ्रेंस डी एल क्या होगा 2πr, एंड लूप का एरिया
वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, वो भी पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। एंड जब हम वैल्यू पुट कर देंगे ई इंटू डी एल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आर, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर डीवी बाई डी टी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर बाई 2 डीवी बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर आ गया, कब, जब हम स्फीयर के अंदर हैं। लेकिन जब स्फीयर के बाहर जाते हैं, आउटसाइड द सिलेंडर के हम जब बाहर जाते हैं, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं डी एल इक्वल टू 2 पाई आर, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एरिया चेंज हो रहा है सिलेंडर में, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है सिर्फ इसी एरिया के अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम पाई कैपिटल आर स्क्वायर के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ये एरिया हम क्या लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन डी एल जो सर्कमफ्रेंस आएगा हम इसके बाहर जा रहे हैं, देन ये लेंगे स्मॉल आर 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे ई डॉट डी एल 2 पाई आर, ए डी बी बाई डी टी एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर इंटू डी बी बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गई आर, यानी कि आउटसाइड द स्फीयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा। एंड ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ये रहा, इसमें ईएमएफ आपको पता होता है कि ईएमएफ माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, यानी कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है ईएमएफ। एंड फाई इजिकल टू एल आई होता है, फाई इजिकल टू बी डॉट ए इजिकल टू बी ए कॉस थीटा होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने हर क्वेश्चन के पहले बता रहा हूँ कि क्या की पॉइंट क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब सोल्यूशन उसका है, सोल्यूशन आप कर लीजिए भाई। जब इसने बोला कि जो मैग्नेटिक का जो कॉइल का प्लेन है वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसका प्लेन, यानी कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 डिग्री होगा इनिशियली। फाइनली क्या कर दिया जाता है, उसको घुमा के 180 डिग्री कर दिया जाता है। देन चेंज इन फ्लक्स बी ए कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1, कास 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस पहले से ही है, डेल्टा फाई माइनस 2 बी ए, ई एम एफ माइनस डेल्टा फाई बाई डी टी, देन 2 बी ए बाई 0.01, टाइम 0.01 सेकेंड दिया गया है। भाई इसको सॉल्व कर लो, 10 एम्पियर आंसर आएगा। ये रहा। हाँ, इसको मैंने एक ट्रिक से सॉल्व की थी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 2 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस जो है, बाकी इसमें मैंने जो बताया कि ट्रिक से मैंने किया, जैसे रेजिस्टेंस आपको कॉइल का दे दिया 2 ओम, ठीक। एंड यहां से आपने आई इजिकल टू वी बाई आर होता है ना, रेजिस्टेंस 2 ओम आपको दे दिया है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया था, रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दिया है, करंट 1 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर 5 एम्पियर, यानी कि अगर ध्यान से देखें रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है, अगर करंट 10 एम्पियर लाना है तो वोल्टेज कितना होना चाहिए था 20, तभी तो करंट 10 एम्पियर आएगा। एंड इसी पे सेट बैठ रहा है, यानी कि 20/2 करेंगे 10 एम्पियर आता है, लेकिन कहीं भी 20/2 करेंगे तो 1 एम्पियर आएगा, 10/2 करेंगे तो 5 एम्पियर आएगा, 5/2 करेंगे 2.5 एम्पियर करंट होना चाहिए था। देन लॉजिक बेस ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही हो रहा था। तो कुछ क्वेश्चन अगर ना आए तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, कभी डायमेंशनल एनालिसिस लगा के, कभी कुछ ट्रिक्स लगा के। एंड इतना एफर्ट आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट मिनिमम और एक शेयर मिनिमम कीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें भी अच्छा लगे। बाद में क्वेश्चन नंबर 26 की फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन एल आर सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई आर होता है एल आर सर्किट के लिए, एंड आर सी होता है किसके लिए, आर सी सर्किट के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट एल बाई आर होता है एल आर सर्किट के लिए, आर सी होता है किसके लिए, आर सी सर्किट के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस जो आपको ये ग्राफ ये दिया गया था स्ट्रक्चर, आपको इसको चेंज कर लीजिए। ये जो ए एंड बी के बीच है, ईएमएफ आपको यहाँ ले आना है, रेजिस्टेंस यहाँ, तो ये जो सर्किट पूरी की पूरी बन गई, ये आपकी एल आर सर्किट बन गई। एंड ये सीरीज में लगा हुआ है, R1 से आपको मतलब ही नहीं है। देन टाइम कांस्टेंट एल बाई R2 हो जाएगा, सिंपल। हाँ, R1 अगर यहाँ पे होता देन R1 प्लस R2 तब हो जाता, सीरीज में आप उसको ऐड कर लेते, लेकिन ये इतना पूरा आपका अलग ही सर्किट बन गया ना, तो टाइम कांस्टेंट एल बाई R2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, P इजिकल टू वी आई कॉस थीटा होता है, एंड डीसी सर्किट के लिए तो थीटा 0 होता है हमेशा, इसलिए पी बाई वी पी बराबर वी आई होता है। एसी सर्किट के लिए थीटा 0 होता है, देन पी बराबर वी आई होगा। देन वी एंड आई क्या होंगी, आरएमएस वैल्यू। थीटा 0 नहीं है, देन पी बराबर वी आई कॉस थीटा होगा, एंड ये दोनों कौन सी वैल्यू होंगी, आरएमएस वैल्यू होंगी। एंड वी आरएमएस वी नॉट बाई √2 होता है, आई आरएमएस आई नॉट बाई √2 होता है।
तो यहाँ से आप पुट करेंगे, देन P इजिकल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट, अभी क्या था वी आई था, यहाँ पे वी नॉट आई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मीन वैल्यू हो गई, तो कॉस थीटा। एंड यहाँ से सॉल्व करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 5625 वाट कौन सा क्वेश्चन था? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। एंड ये 150 क्या है? वी नॉट है, ये वी नॉट है, ये आई नॉट है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27, हाँ 27 तो हो गया ना, 28 की बात करते हैं। भाई बढ़िया क्वेश्चन था, नंबर 1 का क्वेश्चन था। इसमें आपको पता होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर क्या है? एक क्वालिटी फैक्टर बेसिकली एलसीआर सर्किट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? जब एक एलसीआर सर्किट रेजोनेंस पर होता है, एलसीआर सर्किट का मतलब क्या? जिसमें इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेजिस्टेंस भी हो, बैटरी तो लगी हुई होनी चाहिए। रेजोनेंस जब ये होता है, रेजोनेंस पर होता है, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है। एंड अगर क्यू फैक्टर क्या है? हाई है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, देन रेजोनेंस कर्व बहुत शार्प होता है, मतलब कुछ इस तरह से रेजोनेंस आता है, मतलब सर्किट बहुत अच्छा है। एंड अगर क्यू फैक्टर की वैल्यू लो है, देन कर्व फ्लैट होता है, मतलब कुछ ऐसे फ्लैट आता है, शार्प नहीं आता है, ठीक, यानी कि सर्किट बेकार है। एंड फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूले क्या है क्वालिटी फैक्टर का? क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू एक्सएल बाई आर इक्वल टू एक्सी बाई आर। आपको पता होना चाहिए जब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की जब होता है देन एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। एंड जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा देन जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वीएल बराबर वीसी हो जाएगा। एल क्या है? इंडक्टर है, सी कैपेसिटर है, ठीक है। एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर एलसी होती है। एंड 2 पाई इंटू एफ नॉट यानी कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 रूट ओवर एलसी हो जाएगी। एंड पावर जो हाफ ऑफ पावर है, पावर मैक्सिमम बाई 2, एंड करंट जो है हाफ इजिकल टू आई मैक्स बाई 2। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला एक्सएल बाई आर, एक्सी बाई आर। एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल, एक्सी इजिकल टू 1/ओमेगा सी, देन एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल बाई आर कर सकते हैं। एक्सी इजिकल टू 1/RC ओमेगा हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर। एंड क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जब आप पुट करके एक्सएल की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, देन क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू आती है आरएलसी के फॉर्मेट में, ये सबसे फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यू इक्वल टू 1/r रूट ओवर L/C। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोल्यूशन तो भाई इसका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। एल दिया है, सी दिया है, आर दिया है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर पूछा है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? जो एल सी आर के फॉर्मेट में था 1/r रूट ओवर L/C, इस पे रख देंगे, सॉल्व हो गया। बट हमें सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है ना, उसका कॉन्सेप्ट मैंने पूरा किया है भाई, इसीलिए 9 घंटे लगे पूरा डिस्कशन करने में, मुझे समझने में। तो इतनी मेहनत के लिए आप थोड़ा सा अगर अप्रिसिएशन दिखाएंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी बात करते हैं एलसीआर सर्किट की। देन इम्पीडेंस क्या होता है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल होता है, एक्सी इजिकल टू 1/ओमेगा सी होता है, जहाँ पे जेड क्या इम्पीडेंस है यानी कि टोटल रेजिस्टेंस है, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एल इंडक्टेंस है जिसकी यूनिट हेनरी होती है, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एंड सी क्या है? कैपेसिटेंस है जो कि फैराड में लिया जाता है। पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। cos फाई इजिकल टू आर बाई जेड रेजिस्टेंस अपान जो है ये क्या है? ये इम्पीडेंस है, इजिकल टू इम्पीडेंस आपको पता है, इम्पीडेंस का फार्मूला आर अपान इसको कर देंगे। पी एवरेज क्या होता है? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। फेज डिफरेंस tan फाई इजिकल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। फेज डिफरेंस क्या होता है? tan फाई इजिकल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। अगर एक्सएल जो है एक्सी से ज़्यादा है देन वोल्टेज लीड्स करंट, एंड अगर एक्सएल जो है एक्सी से कम है यानी कि वोल्टेज लैग्स करंट। वोल्टेज लीड्स करंट मतलब वोल्टेज जो है करंट से आगे आगे चलता है, वोल्टेज लैग करंट यानी कि वोल्टेज करंट के पीछे चलता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 28 तो आपका सॉल्व हो गया है, मैंने फार्मूला बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें आपको पता होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर Q इजिकल टू एक्सएल बाई आर। मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर Q इजिकल टू एक्सएल बाई आर, ठीक। एंड क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ होती है। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस अपॉन बैंड विड्थ होती है। क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ। एंड बैंड विड्थ क्या है? आर बाई एल। बैंड विड्थ क्या होती है? आर बाई एल। तो थोड़े से फार्मूलेज हैं इसमें, ज़्यादा आपको याद होना चाहिए। बैंड विड्थ क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है? एक्सएल बाई आर इजिकल टू एक्सी बाई आर इजिकल टू 1/r रूट ओवर L/C। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ है। देन बैंड विड्थ इज इक्वल टू बैंड क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ है, देन बैंड विड्थ इज इक्वल टू एफ नॉट बाई क्यू, यानी कि क्वालिटी फैक्टर बैंड विड्थ यहाँ से कैलकुलेट कर लिया आपने, कितना है? 200 हर्ट्ज।
यानी कि ये जो इतनी चौड़ाई है ये क्या है, बैंड विड्थ है, इतना 200 हर्ट्ज है, यानी कि बैंड विड्थ का आधा 100 हर्ट्ज होगा एंड ये आधा 100 हर्ट्ज होगा। एफ नॉट क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे ये मैक्सिमम मिलता है शार्प। तो F1 क्या होगा, ये F1 ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उससे 100 कम होगा, यानी कि F1 माइनस बैंड विड्थ बाई 2, 200/2 यानी कि F नॉट माइनस 100 यानी कि 12,000 माइनस 100 यानी कि 11,900 हर्ट्ज एंड इस ये F2 क्या होगा, 100 ज़्यादा होगा यानी कि 12,100 हर्ट्ज। सो ये रहा आंसर नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है देन फास्ट कर लीजिए, 1.5 पे कर 1.5 पे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, सिंगल स्लिट कहीं दी जाए देन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर सोल्यूशन पे आएंगे। सोल्यूशन देखना है देन सोल्यूशन में किया है, पहले बेसिक देखते हैं। क्या है बेसिक, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करें, बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर एट लार्ज यानी कि इनफाइनाइट फ्रॉम स्लिट। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सोर्स होता है एंड जो स्क्रीन होता है दोनों स्लिट से काफ़ी दूर पर होते हैं, रिस्पेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। कन्वर्जिंग लेंस यूज किया जाता है टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न। बाकी जो टर्मिनोलॉजी स्मॉल ए अथवा डी क्या है, स्लिट विड्थ है, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड थीटा क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल। केस 1 मिनिमा जब मिलता है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती क्योंकि एन बराबर 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। पहला मिनिमा एन बराबर 1 पे मिलेगा यानी कि ए साइन थीटा बराबर लेमडा होना चाहिए, यानी कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, ए साइन थीटा होगी, देन वहाँ पे क्या मिल जाएगा, पहला मिनिमा मिल जाएगा। केस 2 की बात करें, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोल रहे हैं क्योंकि हमें पहला मैक्सिमा तो सेंट्रल मैक्सिमा पे मिलता है एन बराबर 0 पर। एंड यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमम कंडीशन की बात करें, ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 एंड एन की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ W इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा होती है। बीटा क्या है, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, वही स्मॉल ए या फिर स्मॉल डी, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी 2 टाइम्स बीटा होता है, इन लीनियर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमम की। सेंट्रल मैक्सिमम की जो एंगुलर विड्थ आती है वो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए स्मॉल, यानी कि ये डी यहाँ नीचे ले आएंगे, डी कैपिटल डी को हटा देंगे, 2 लेमडा बाई स्मॉल ए क्या होती है, ये सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ होती है। एक छोटा सा डिफरेंस हम बता देते हैं आपको, YDSC क्या है, सभी ब्राइट फ्रिंज बनते हैं सेम इंटेंसिटी के, लेकिन जो डिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइट होती है, बाकी की जो मैक्सिमा बनती हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है एंड कम होती चली जाती है। उसके बाद इंटेंसिटी की बात करें, सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी I0, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा I0/22, सेकेंडरी मैक्सिमा I0/61 हो जाती है इंटेंसिटी। तो ये बेसिक हमने सब उसका एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन में ए दिया है आपको, लेमडा दिया है, कैपिटल डी दिया है, फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है 2 बीटा यानी कि 2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, वैल्यू पुट कीजिए, हाँ मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन आपको आने चाहिए, देन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। 4 मिलीमीटर आंसर आता है। ठीक है, मालूस लॉ आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 31 करने के लिए, जेन I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा होता है एंड I बराबर A स्क्वायर होता है। I क्या है इंटेंसिटी, A क्या है एम्पलीट्यूड। जब हम पहले पोलराइजर से पास करते हैं तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है, यानी कि I क्या होगी I0/2। अब जो दूसरा पोलराइजर है वो 60 डिग्री पर है, दूसरा एनालाइजर है वो 60 डिग्री पर है, देन I डैश इक्वल टू I क्या है I0/2 cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करेंगे I0/2, यहाँ से आप देख सकते हैं I बराबर I0/2 cos स्क्वायर थीटा, cos 60 है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4 I0/8, देन I डैश इज इक्वल टू A डैश का स्क्वायर। सो I डैश की वैल्यू कितनी है I0/8 इज इक्वल टू A डैश, ये कितना हो गया रूट ओवर एंड रूट I0 आपको पता है, रूट I0 क्या है A है, रूट I0 क्या है A है, देन A/2 √2, रूट 8 की वैल्यू 2 √2, आंसर क्या होगा A/2 √2। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 भी ठीक था, इसमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट, के वेव नंबर के इज इक्वल टू 2π लैम्डा होता है एंड ये मैंने सॉल्व किया है आपके लिए। सबसे पहले B0 की वैल्यू E0/C करके निकाल लेंगे, 2 × 10⁻⁷ के बराबर 2π लैम्डा होता है, यहाँ से के की वैल्यू π/4 × 10⁻³ पता चल जाती है। ऑप्शन 2 ये सब मैच करता है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन 2 में E0 की वैल्यू 60 दी गई है, B0 की वैल्यू जो हमने अटेंड की है वही है B0 की वैल्यू। तीसरी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये
के एक्स, तो के की वैल्यू क्या है 5π/4 × 10⁻3, के की वैल्यू हमने भी वही निकाली है। देन ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर होगा। एंड डायरेक्शन आप वो भी देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन प्लस एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई में है। देन तीनों परपेंडिकुलर होती हैं, प्रोपागेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब परपेंडिकुलर होती हैं। प्रोपागेशन प्लस एक्स में, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई में, देन ये कहाँ जाएगा प्लस के कैप में जाएगा, यानी कि प्लस जेड डायरेक्शन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट लगा है। इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन 4πr²। इंटेंसिटी इक्वल टू हाफ ε0E² × c होता है। एंड आपको E0 E बराबर BC होता है, E0 बराबर B0C होगा। इसको रख के निकाल सकते हैं, अथवा क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी इक्वल टू B0² अपॉन 2μ0, क्या B0² अपॉन 2μ0 × c होता है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये मैंने कैलकुलेट किया है। वैल्यू पुट कीजिए, μ0 की वैल्यू 4.2 × 10⁻7 होती है। एंड वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिज्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये रहा प्रिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 रहा ये। एंड प्रिज्म की बात करें, देन म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपन साइन a/2 होता है। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। एंड फॉर स्मॉल एंगल मिनिमम डेविएशन के लिए साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, यानी कि म्यू इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपन a/2, यानी कि डिराइव करेंगे डेल्टा मिनिमम इक्वल टू a × μ-1 आता है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिनिमम डेविएशन इन एयर इज इक्वल टू a × म्यू, यानी कि म्यू GA, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर -1। यहाँ पे मिनिमम डेविएशन इन वाटर इज इक्वल टू a, तो कट जाएगा, प्रिज्म एंगल है दोनों का सेम होगा। म्यू GW यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1। लेकिन हमें जो वैल्यू दी गई है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दी गई है। हमें चाहिए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो मिल गई। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि μ12 बराबर μ13 अपॉन μ23, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज टू विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू 3। तो यहाँ से करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल लेंगे 9/8। एंड वैल्यू आप पुट कीजिए एंड आंसर मिल जाएगा कि जो डेविएशन है वाटर में 1/4 टाइम्स है एयर का, यानी कि वाटर में डेविएशन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मिरर है, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, a बराबर r/2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2f, यानी कि 30 × 260 सेंटीमीटर। बाकी 36 ये बढ़िया क्वेश्चन है। साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू μr/μd होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा सी इज इक्वल टू μr/μd एंड म्यू इज इक्वल टू c/v, यहाँ से म्यू भी इज इक्वल टू कांस्टेंट μ1 v1 बराबर μ2 v2। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्रिटिकल एंगल क्या है, वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, यानी कि इंसिडेंट एंगल डेंसर से रेयर में जब जाता है तभी होता है ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आती है। इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम में जब रिफ्रैक्शन एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए, यानी कि तब जाके ये इंसिडेंट एंगल होता है। जो इंसिडेंट एंगल है वही क्रिटिकल एंगल हो जाता है। जब इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आई बराबर आई सी है, देन रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पर है, यही तो क्रिटिकल एंगल है। एंड आई बराबर आई सी, आई लेस देन आई सी है, देन नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है उस टाइम। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है लाइट का मीडियम में इक्वल टू एयर बाई 2 है, एयर में तो सी होता है बाई 2 एंड साइन थीटा इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। एंड यहाँ से म्यू आर वी आर बराबर म्यू डी वी डी, म्यू1 वी1 बराबर म्यू2 वी2 से निकाल सकते हैं। म्यू आर बाई म्यू डी को वी डी बाई वी आर लिख देंगे, देन सी बाई 2 बाई सी, यानी कि साइन थीटा 1/2, थीटा 30 डिग्री एंगल, यानी कि थीटा 30 डिग्री एंगल, यानी कि क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, देन पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि चाहे इक्वल नहीं होते हैं, चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट भी क्यों ना यूज करो। एंड इसका रीजन क्या है, सेकंड है, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी लेवल से निकलते हैं। वर्क फंक्शन रिलेटेड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और
डी भी सही है क्योंकि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन लगता है 10⁻9 सेकेंड या उससे कम ही लगता है, तो ऑल ऑफ द यहाँ पे करेक्ट है। 38 भाई नंबर 1 का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपने अगर 1.28 वोल्ट निकाल भी लिया तब भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं, एंड वर्क इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को खुद भी खींचेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन के पास पहले से भी एनर्जी है, यानी कि एनर्जी ऐड हो जाएगी Q इंटू V। 4 वोल्ट दिया है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E इंटू 4 वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो काउंटिंग एनर्जी फाइनल आती है 4 प्लस 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5.28, एंड काउंटिंग एनर्जी जो स्मॉलर मतलब कि सबसे कम काउंटिंग एनर्जी वाला आएगा वो 4 प्लस 0। कैसे होगा वो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है वो काउंटिंग एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन को खत्म करने में जाती है। वर्क फंक्शन खत्म हो गया, जो फोटॉन की एनर्जी बचेगी वो काउंटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है, H न्यू इक्वल टू काउंटिंग एनर्जी प्लस H न्यू नॉट, एंड एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू H न्यू इक्वल टू Hc बाई लेमडा, एंड इसका जो शॉर्ट फार्मूला है दैट इज 12400 अपॉन लेमडा, लेमडा एंगस्ट्रॉम में लेंगे, देन एनर्जी जो है फोटॉन की आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। देन एनर्जी निकालिए 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड काउंटिंग एनर्जी ये मैक्सिमम हो गई, एंड मिनिमम जो होती है 0 होती है। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस के थोड़ा अंदर से निकलते हैं एंड अपनी पूरी एनर्जी कोलिजन में ही खो देते हैं, खत्म कर देते हैं, देन उनकी काउंटिंग एनर्जी जो मिनिमम होगी वो तो 0 होगी। सो एनोड पे हमने +4 वोल्ट का लगा दिया है, देन वर्क इक्वल टू Q भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन पहले से ही 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो और खींचने लगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, खींचने लगा, यानी कि 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। एंड स्लोएस्ट चार्ज 0 था, 4 से खींच लिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, एंड ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। ये रहा ऑप्शन 2, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो देन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत हुई है। एंड हाँ, इसमें मेरा भी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मेरे मार्क्स आपको पता है कि फिजिक्स में अच्छे नहीं आए थे, इसीलिए मुझे टाइम भी लगा एनालिसिस करने में। आपने एनालिसिस किया कि नहीं, या फिर किया तो ऐसा ही एनालिसिस किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, आंसर 4 होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल एक्सपेरिमेंट क्या बता सकता है, सिर्फ वन नेचर ऑफ लाइट को मतलब कि एक्सप्लेन कर सकता है। एक एक्सपेरिमेंट तो या तो वेव नेचर एक्सप्लेन करेगा या फिर पार्टिकल नेचर। एक एक्सपेरिमेंट दोनों नेचर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, एंड असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ आपको पता होना चाहिए था कि एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन होते क्या हैं। तो एपीहेलियन पेरीहेलियन क्या है? पॉइंट क्लोजेस्ट टू द सन, ऐसा पॉइंट जो कि सन के एकदम पास में होता है, एंड वहाँ की वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, L इक्वल टू mvr इक्वल टू कांस्टेंट, तो मास तो कांस्टेंट ही है, यानी कि वी आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी जब डिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे पेरीहेलियन पे आर कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी एट पेरीहेलियन इज मोर देन वेलोसिटी एट एपीहेलियन, जो कि मतलब कि सबसे दूर वाला पॉइंट एपीहेलियन होता है, सबसे पास वाला पॉइंट पेरीहेलियन होता है। तो लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/p इनवर्सली इक्वल टू h/mv, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। लेमडा p पेरीहेलियन पे लेमडा कम होगी देन एपीहेलियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, वैसे तो आपको रेडियस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई mz स्क्वायर याद होना चाहिए, नहीं याद है देन सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर इक्वल टू k z स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होता है, एंड mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता है, v इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr होगा, एंड वैल्यू पुट करेंगे सीजीएस में k की वैल्यू 1 होती है, देन ये आप डिराइव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, देन स्टेटमेंट 1 क्या है? असर्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रदरफोर्ड भाई साहब थे उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट बताया था, उन्होंने कोई पैराबोलिक नहीं बताया था, ठीक है। और रीजन क्या करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली इमिट रेडिएशन, बिल्कुल, क्योंकि एक्सीलरेटेड होगा देन वो रेडिएशन इमिट करता है, चार्ज पार्टिकल जो एक्सीलरेटेड होता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होगा? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन ट्रू, ऑप्शन 4 जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एंड ऐसा एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा होगा कभी भी। रदरफोर्ड की हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन सर्कुलर पाथ लाइक प्लैनेट्स अराउंड सन। मैक्सवेल भाई साहब है, इन्होंने कहा एनी चार्ज पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है वो तो एक्सीलरेट कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है,
हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रही है, एक्सीलरेट हो रहा है, देन एनर्जी लूज करेगा क्योंकि रेडिएशन इमिट करेगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। अब जब रेडिएशन इमिट करेगा तो फाइनली इलेक्ट्रॉन बिल कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस में, यानी कि इमिट रेडिएशन इमिट करके 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 कहाँ जाएगा, करके 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 न्यूक्लियस में कोलैप्स, यानी कि स्पाइरल पाथ हुआ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। बाकी ये मैक्सवेल की जो बातें लिखी गई इस रीजन में वो सही है। रदरफोर्ड ने स्पाइरल कभी बताया नहीं था, उन्होंने सर्कुलर बोला था, कहा था सर्कुलर। यही तो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का। असर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, साइनोसॉइडल यानी कि एसी वोल्टेज की बात करें, देन वी नॉट इक्वल टू 200 वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सिनुसाइडल जो है एसी वोल्टेज होता है, वी नॉट क्या दिया गया, 200 वोल्ट दिया गया है, एंड यहाँ पे डायोड का रेजिस्टेंस लगभग 0 माना गया है, नेग्लेक्ट कर दो उसको। वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2, 200/√2 होता है ना, हमें पता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया ना हाफ वेव रेक्टिफिकेशन दिया गया। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया गया, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये जो चीज ट्रू होती है वी नॉट बाई√2 वी आर एम एस इज इक्वल टू, ये ट्रू होती है फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई√2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब याद कर लीजिए, नहीं याद है तो वी नॉट बाई 2 यानी कि 100 वोल्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो एलईडी क्या है, डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है, एंड फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। फॉरवर्ड बायस में जब कोई यूज होता है ग्राफ उसका 4 की तरह आएगा, यानी कि एक पीएन जंक्शन की तरह उसका ग्राफ बनता है, यानी कि कुछ नी वोल्टेज होता है, फिर नी वोल्टेज जैसे ही पार होगा उसके बाद वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। अप टू नी वोल्टेज यानी कि एलईडी के लिए 1.8 वोल्ट होता है लगभग, करंट 0 रहता है, लेकिन इसके ऊपर जब जाते हैं और वोल्टेज बढ़ाओ, एबव नी वोल्टेज करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, फटाक से करंट बहुत तेज इंक्रीज होता है। मोर एनर्जी मोर नी वोल्टेज, करंट से कर्व शिफ्ट कहाँ होगा, राइट साइड, एंड एनर्जी कहाँ ज़्यादा होती है, वायलेट कलर में। इधर से इधर जाएंगे एनर्जी कम होती है, यानी कि सबसे इधर वाला ग्राफ जो सबसे राइट साइड में ग्राफ होगा वो ज़्यादा एनर्जी वाला ग्राफ होगा, यानी कि वायलेट कलर का ग्राफ होगा। सो बाकी तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, इस टाइप का ग्राफ एक ही है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। बाकी अगर कलर कोडिंग भी दिया जाए वीप की ओर, यहाँ पे RBGY दिया जाए, यहाँ पे कुछ अलग दिया जाए, तब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हैं ये 1 है, 1 मतलब कि ए को हमने 1 दिया, देन y क्या मिला हमको, तब y भी हमको 1 मिल रहा है। देन हम यहाँ पे सॉल्व करके देखें, सबसे पहले और गेट क्या होता है, A+B होता है, नैंड गेट A.B का बार होता है, उसके बाद एंड गेट A.B होता है, नॉर गेट A+B का बार होता है। सो सबसे पहले 1 + 1 मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है तो 1 + 1 हो गया, यानी कि पहला तो सही है। 1.1 1 उसका बार 0, यानी कि 1 मिलके 0 नहीं मिल रहा है, यानी कि ये गलत हो गया हमारा, तो दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरे में भी 1.1 1 मिल रहा है, यानी तीसरा हो सकता है, चौथा भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। फिर यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी और दूसरा और चौथा नहीं हो सकते। अब बात करते हैं हमें अब क्या मिल रहा है, हमें अब मिल रहा है 0 1 एंड 0, यानी कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो 0 + 1 करेंगे, 0 + 1 तो 1 आ रही है, यानी कि ये गलत होगी, हमें वैल्यू क्या लानी है 0 0 × 0 0 × 1 0, यानी कि यही एक सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 2 ही ऑप्शन चेक करने से हम आंसर निकाल पा रहे हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन रहा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो एंड तो कमेंट में कुछ ज़रूर लिख के जाइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा हौसला मिले, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो पर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों के कितने मार्क्स आए इस टेस्ट में, फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, स्पेशली फिजिक्स में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के अंदर, और चैनल को सेव कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही सोल्यूशन आपको मिलता रहे। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।